हेलो बच्चों, आपके आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के सिलेबस में, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे एनिमेशन से आज और समझने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हमें इक्विलिब्रियम समझ में आ गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आगे का जो इसका मेन कंटेंट है, जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है, वो समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। जैसे आपने बात की थी हमने कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक हिस्सा इक्विलिब्रियम है, एंड इक्विलिब्रियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर। लेट अस नाउ स्टार्ट this chapter with some animated content। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में ब्रोमीन वाटर रखा हुआ है। जैसे जैसे ये ब्रोमीन वाटर को वेट करेंगे तो यहां से ब्रोमीन वाटर इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होकर के, चूंकि ये कोनिकल फ्लास्क ऊपर से कॉर्क से बंद है, तो इवेपोरेट होगा तो जो ब्रोमीन की वेपर होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। धीरे धीरे ये जो खाली एरिया था, यहां पे ऑरेंज कलर का कंसंट्रेशन, ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये ऑरेंज कलर के का इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये ऑरेंज कलर ऊपर बढ़ रहा था, तो आप रिवाइंड करके देखिए, ये ब्रोमीन वाटर के जो था, ब्रोमीन लिक्विड, इसका लेवल नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जब ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब कि जितनी ऊपर ब्रोमीन वेपर है उतनी ब्रोमीन नीचे लिक्विड, उतनी ऊपर नहीं, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। ऐसा अगर हम देखें कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। जरा मैं समझाऊं इस बात को वीडियो से, कि जैसे जैसे ब्रोमीन ऊपर जा रहे हैं वेपर फेज में, वैसे वैसे यहाँ पे ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एक समय ऐसा आया जब जितने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऊपर थे वो कांस्टेंट हो गए, और जितने अब ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं एट इंस्टेंट, क्योंकि यहां पर कंडेंसेशन भी चलने लगा। ब्रोमीन के जब वेपर वाले इवेपोरेट होकर के ऊपर गए, तो वो कंडेंस होकर नीचे आए, उसी वक्त कुछ ऊपर भी गए, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा। शुरू में तो केवल और केवल इवेपोरेट हो रहे थे, फिर थोड़े थोड़े कंडेंस होने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंसिंग। तो ये स्टेट वही थी जो आपने देखी थी, कि जब यहाँ पे कंसंट्रेशन कलर का ऑरेंज कांस्टेंट हो गया, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे उतने ही नीचे आ रहे थे। इसी यानी कि ये डायनेमिक प्रोसेस थी। ऐसा नहीं है कि जाना बंद हो गया, यहाँ पे गए और यहाँ पे रुक गए। मैं फिर से दिखाऊं कि ये आपकी ब्रोमीन लिक्विड थी, ये ब्रोमीन गैस में देखिए जा रही थी। ये ऊपर का जो एरो है, यानी ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो रही है। और इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया, तो उसी समय ब्रोमीन जो गैस जो बन चुकी है वेपर फेज में, वो कंडेंस होकर के नीचे भी आ रही है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन गो हैंड इन हैंड। लेकिन यहां पर जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर हो गया। यानी जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, उस इंस्टेंट पे उतने ही मॉलिक्यूल आप देखोगे नीचे भी आ रहे हैं। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको डबल एरो का, यही सिंबल होता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का सिंबल, तो पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम की पहली शर्त यही है सर, कि जब इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। दूसरी बात आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहां से मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल थे और 10 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल ऊपर गए और 7 नीचे रह गए और इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, तो इसका मतलब कि अब ऊपर 3 ही रहेंगे, नीचे 7 ही रहेंगे। नहीं, इस 7 में से जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने ही नीचे आ रहे होंगे। अगर 7 में से 2 ऊपर गए तो 2 वहां से कंडेंस होकर नीचे आ रहे होंगे, यानी ये डायनेमिक प्रोसेस है। तो आपको दिखा कि जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे हैं, तो यहां पर एक इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ हम इक्विलिब्रियम की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम की पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे होती है। आपकी स्क्रीन पे 3 चीजें दिख रही हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से वेपर, और सॉलिड से गैस, फिर गैस से
वेपर तीन तीन कई प्रोसेसेस दिख रही हैं, एक एक करके समझेंगे, आसान लगेगा। अभी प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे। तो आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो फिजिकल प्रोसेस दिख रहा है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। जब कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहे हो, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब केवल स्टेट चेंज हो रही हो, मान लीजिए कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, या लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, या लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, या गैसियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, या सॉलिड टू गैस, या गैस से लिक्विड, या गैस से वेपर, या वेपर मतलब इस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, तो इसको हम फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होती है जिसमें केवल स्टेट चेंज होती है, और केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, वो डायनेमिक नेचर का होता है, यानी जो चेंज है वो चल रहा होता है, वो प्रोसेस चल रही होती है, रुकती नहीं है। अभी आप देखोगे, मैं डायनेमिक की बात करूंगा कि जिस फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, जितने भी आपने सिस्टम देखे होंगे, इक्विलिब्रियम तभी अचीव हो सकता है, दो बातें, दो शर्तें और हैं, जब वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो। जैसे आपने पीछे देखा था कि ब्रोमीन जो लिक्विड थी वो वेपर फेज में जा रही थी, तो वेपर फेज से भी लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे आप आपने न्यूज़पेपर जला दिया और वो एशेस में कन्वर्ट हो गया, तो वो ऐश फिर से न्यूज़पेपर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये चीज इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहली बात तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं की जा सकती। दूसरी जो क्राइटेरिया, जो शर्त है कि क्लोज सिस्टम में हो। देखिए आपने देखा होगा कि ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है। यहाँ पे ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल अभी हम लेंगे फिर से दोबारा। अगर ये ढक्कन खुला होता तो जो ब्रोमीन वेपर में कन्वर्ट हुआ वो यहाँ से स्केप हो जाता, फिर जब स्केप हो जाता तो वापस वो लिक्विड ब्रोमीन वाटर में, ब्रोमीन लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता, ब्रोमीन लिक्विड के स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता। तो दो तीन चीजें आपने जानी कि इक्विलिब्रियम, चार चीजें आपने जानी। पॉइंट नंबर 1 कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो तब होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. Actually this is the definition of equilibrium. Equilibrium की definition होती है जब rate of forward reaction यानी आगे वाला रिएक्शन पीछे वाले बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, उसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। दूसरी जो बहुत ही निर्णायक बात है कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो मैंडेटरी सिचुएशन है वो ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, रिएक्शन उस वेसल में होना चाहिए जो क्लोज हो, और तीसरी आपने जानी इसमें कि रिएक्शन डायनेमिक नेचर का होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, स्टैटिक है, बट इन एक्चुअल इट इज डायनेमिक इन नेचर। सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल विद फिजिकल इक्विलिब्रियम कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम समझेंगे, और हम जरा अपनी एनिमेटेड वीडियो आगे बढ़ाएं। तो आपको सबसे पहला हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, और तीसरा वाला भी देखेंगे। जरा पहले वाला देखें। आपके पहले वाले जो एग्जाम्पल है इसमें दिख रहा है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। जो पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम है इसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। कैसे सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में मान लीजिए एक कंटेनर में 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है। ये ऊपर आइस तैरती हुई वाटर में दिख रही है। ऐसा आप आइसबर्ग्स देखते हो कि आर्कटिक, अटलांटिक में ऐसा होता है। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है कि ये तैर रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक्चुअल क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि एक्चुअल क्या होता है, तो जो आइस है वो मेल्ट भी हो रही होती है और वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट भी हो रहा होता है। ये थर्मस फ्लास्क में लिया है ताकि बाहर कोई हीट एस्केप ना कर पाए। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कंटेंट रखा हुआ है, ये बीकर रखा हुआ है, क्लोज्ड है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है। इस समय 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो वाटर में मेल्ट हो रही है, और उसी वक्त जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो क्रिस्टलाइज होकर के, फ्रीज होकर के आइस में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये यहां देखा जा सकता है मॉलिक्यूल्स में। देखिए मॉलिक्यूल, आइस का मॉलिक्यूल मेल्ट हुआ वाटर में, और उसी वक्त वाटर का मॉलिक्यूल जाकर के
क्या हो जा रहा है, ये फ्रीज भी हो जा रहा है, सॉलिडिफाई भी हो जा रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी जो फ्यूजन का रेट है और सॉलिडिफिकेशन का रेट है वो बराबर है। हमें ऐसा लगता है, अभी आपने आइस जब यहाँ पे तैर रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रोसेस डायनेमिक है। इस प्रोसेस में अभी एक फ्लैश निकल के आया कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर बदल जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है क्लियर कि सॉलिड H2O लिक्विड H2O में कन्वर्ट हो रहा है, एंड साथ ही साथ में दोनों प्रोसेसेस गो हैंड इन हैंड। ये प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है। ऑलरेडी हम ये एनिमेशन देख चुके हैं कि किस तरह से जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो सॉलिडिफाई हो रहा है और सॉलिड जो आइस का मॉलिक्यूल है वो मेल्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो वाटर है वो फ्रीज हो रहा है। और उसी वक्त ये भी, लेकिन ये रेट, अगर ये जरूरी नहीं कि अभी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ये इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि जितना हमें आइस दिख रहा है वो आइस का कंटेंट और वाटर का लेवल बराबर दिखे। चलिए दूसरी हम पढ़ते हैं। अभी आपने सॉलिड लिक्विड पढ़ा, हमारे स्क्रीन पे दूसरा है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें होंगी। यहाँ पर आपका एक वाटर, एक बीकर में एक क्लोज्ड कंटेनर जिसमें मैनोमीटर कनेक्टेड है। मैनोमीटर क्या कनेक्टेड है, मैं थोड़ी सी आपको चीजें बता दूं। यहाँ पर मैनोमीटर ऐसा यू शेप का एक डिवाइस होता है जो यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से एयर अंदर जा सकती है। इसमें एक आपको दिख रहा है कि चमकती हुई मरकरी भरी हुई है, दिख रही है मरकरी। चूंकि यहाँ से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है और यहाँ से भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो मरकरी के जो लेवल्स हैं वो बराबर हैं। इस समय मरकरी के लेवल बराबर है। अगर यहाँ से प्रेशर ज्यादा हुआ, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इस एरिया में जो वाटर के ऊपर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ और इस हमारा जो ओपन है यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर का बराबर है। तो जितना प्रेशर इधर से एक्सर्ट हो रहा है उतना ही इधर से एक्सर्ट हो रहा है, यानी कोई जीता नहीं, इसीलिए मरकरी का लेवल यहाँ पर बराबर है। ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर वेसल क्लोज्ड है, यानी अगर कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता है इवेपोरेशन ऑफ वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इवेपोरेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब लिक्विड अपने वेपर फेज में कन्वर्ट होती है। एक कटोरी पानी हम छत पे रख दें तो देखेंगे कि कुछ घंटे बाद वो गायब हो जाएगा, जबकि हमने उसे बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचाया। वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो इवेपोरेट कर रहा है। तालाब का पानी इवेपोरेट करता है, नदी, नालों, झीलों, समंदर का पानी इवेपोरेट करता है, यू नो वेरी वेल, जबकि वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाता। जब कभी भी लिक्विड अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और यही चीज अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा हो तो वेपराइजेशन होता है। खैर, यहां पर अगर हम इस कंटेनर में पानी रख दें तो आप ये देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये थोड़ी देर बाद जो वाटर होगा इसका लेवल कम होगा और ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये जो मरकरी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ये नीचे जाएगी और यहाँ के मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा। कैसे होगा, जरा इस को हम समझते हैं। आपने बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम कि ये जो शो कर रहे हैं ये मैनोमीटर है और ये वाटर रखा हुआ है। धीरे धीरे प्रोसेस में देखिए आप, ये वाटर का लेवल कम हो रहा है और यहाँ पे वेपर बढ़ रहा है और वेपर इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये मरकरी का लेवल नीचे गया और यहाँ पे मरकरी का लेवल ऊपर चला गया। ये जो डिफरेंस इन मरकरी का लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेड निशान तक, इतने mm ऑफ हम कह सकते हैं ये प्रेशर लिक्विड कर एक्सर्ट कर रहा है। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? वी विल एक्सप्लेन दिस लाइक दिस कि ये जो यहाँ पर जो है वो खाली है, इस समय वैक्यूम है, कोई कुछ नहीं है। जैसे जैसे इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ वाटर वेपर बढ़ रहा है और ये वाटर वेपर इसको प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो जब यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये नीचे जाएगा और इधर का पोर्शन ऊपर जाएगा। एंड यहाँ से लेके ऊपर वाले लेवल से लेके नीचे वाले लेवल तक इतने mm का मरकरी का प्रेशर इधर से लग रहा है। जो डिफरेंस इन लेवल ऑफ द मरकरी के दो कॉलम्स के मरकरी के डिफरेंस होंगे वो हम कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक ऐसा स्टेट भी आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगा और अब ये नीचे जाना बंद और ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि फर्दर अब यहां से इवेपोरेशन नहीं हो रहा है।
तो आप कह रहे हो कहोगे कि कंडेंसेशन भी नहीं होगा। लगेगा ऐसे कि ना इवापोरेशन हो रहा है ना कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन असली में रेट ऑफ इवापोरेशन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस में ये बात क्लियर है कि रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन and we achieve the state of equilibrium. That's why there is no change in the level of the mercury. So equilibrium is achieved. We can understand by this animation कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल के वाटर मॉलिक्यूल से इवेपोरेट होंगे उतने ही इक्विलिब्रियम जब अचीव हो चुका होगा, आप देख रहे हैं मरकरी का लेवल नहीं वो हो रहा है, उतने ही कंडेंस भी होंगे। आप देख रहे हैं जितने डूब रहे हैं उतने यहां से इवेपोरेट भी हो रहे हैं। दैट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड व्हिच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम? वी हैव अचीव्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। आपने अभी देखा कि यहाँ पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन गो हैंड इन हैंड, नॉट ओनली हैंड इन हैंड बट ऑल्सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और ये साइन इक्विलिब्रियम का आपको दिख रहा है कि जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से, मैं तेजी बोल रहा हूँ, उतनी तेजी से नीचे जा रहा है और ये प्रोसेस डायनेमिक है। यहाँ पर जो ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे प्रेशर लगा रहे हैं इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये 11th क्लास में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है कि जब द प्रेशर exerted by vapors of the liquid above its surface at equilibrium is called vapor pressure। फिर से सुन लीजिए जानने के लिए कि vapor pressure of the liquid is the pressure exerted by vapors of the liquid above its surface at equilibrium, यानी उसी के वेपर, लिक्विड के ही वेपर जो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट में, वो वेपर प्रेशर होते हैं। अब हमारा तीसरा सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम है। हमें जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैसेस फॉर्म में जाते हैं, सीधे सॉलिड से गैसेस फॉर्म में। ऐसे सॉलिड्स को हम सबलाइम सॉलिड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर आप लेते हो तो कैम्फर को अगर आप गर्म करते हो तो सीधे सीधे वो क्या होता है, सीधे सीधे वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। वैसे ही आपकी नेपथलीन बॉल है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आपने सॉलिड आयोडीन ली, यहाँ पर सॉलिड आयोडीन ली। यहाँ पे बिल्कुल शुरू में कोई कलर नहीं था, कोनिकल फ्लास्क जो कवर्ड है अपने कॉर्क से। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो यहाँ से सॉलिड जो आयोडीन होगी, चूंकि अगल बगल का टेम्परेचर कुछ जरूर होगा, तो ये जो सॉलिड आयोडीन है ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वेपर आयोडीन दिख रही है। तो आपको एनिमेशन से देखिए थोड़ी देर बाद ऐसा आएगा कि ये जो यहाँ का कलर है, ये जो आपको कलर दिख रहा है पिंकिश, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, आपको लगेगा कि अब फर्दर यहां से सॉलिड आयोडीन जो है वो अपने वेपर फॉर्म में नहीं बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर सॉलिड आयोडीन जो है वो वेपर फेज में भी बदल रहा होगा इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा तो ये वाले जो वेपर फेज में आयोडीन आ गए हैं वो नीचे सॉलिडिफाई भी हो रहे होंगे, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन सेम रेट से चल रहा होगा। तो आपने ये तीनों जो आपको एक्सप्लेन करना था मुझे, ये समझ में आया। साथ ही साथ अगला जो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं इक्विलिब्रियम का, वो लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं कि किस तरह से फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो उसमें सॉल्युबिलिटी भी आप देखोगे कि जब कोई चीज डिसॉल्व होती है वाटर में तो अपना स्टेट चेंज करती है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट में आता है। और इक्विलिब्रियम आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आपको एक बात तो समझ में आई कि मैं फिर से दोहरा दूं, इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम वही अचीव किया जा सकता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो। इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक, जो मैंने शुरू में कहा, वो लगता है स्टैटिक है लेकिन डायनेमिक होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्विलिब्रियम किधर से भी अचीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम केवल और केवल फॉरवर्ड रिएक्शन पहले करें, हम बैकवर्ड रिएक्शन से शुरू करें और फिर वो हो जाए। और हमारा लास्ट पॉइंट जो था वो था कि रेट ऑफ, जो तो डेफिनेशन ही थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, यहाँ इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। खैर,
हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मान लीजिए हमने चीनी को डिसॉल्व करना है वाटर में, तो आपने शुगर मॉलिक्यूल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल लिए हैं और ये डिसॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे लिक्विड में, इस तरह से डिसॉल्व होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक बीकर है और उस बीकर में हमने शुगर मॉलिक्यूल डाला है। फिलहाल हम जो ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे ये दो तरह के पढ़ेंगे कि गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। आपने गैस इन लिक्विड देखा होगा कि जब आप सोडा की बोतल खोलते हो या फिर अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो उसमें से फिजिंग साउंड आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है दैट वी विल डिस्कस। एंड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि अभी भी मैंने कहा आपसे कि अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस तरह से काम होगा। मान लीजिए 1 चम्मच चीनी आपने डाली बीकर में, तो पहले हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। हमने 1 चम्मच चीनी इसमें डिसॉल्व करी वाटर में एक बीकर में, तो धीरे धीरे दिखेगा कि वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। क्योंकि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो आपको इसको स्टिर करने पे, अगर हम इसको घुमाएं इस शुगर सॉल्यूशन को, तो आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा शुगर यहाँ पे डिसॉल्व हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फर्दर वन मोर टेबल स्पून इन दिस शुगर सॉल्यूशन। 1 2 3 डालता गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि कितना भी हम विगरसली इसको हिला दें लेकिन वो शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होगा। आपने एक्सपेरिमेंट क्लास 8 में किया होगा। इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट। और यहां पर अगर आप देखें तो इसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। आपको, हमको लग रहा है कि ये शुगर जो सॉलिड फॉर्म में है वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन और ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया तो फर्दर ये डिसॉल्व नहीं कर रहा है। सही बात है, डिसॉल्व नहीं कर रहा है। एक शर्त ये है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब बन रहा है जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। तो ठीक है, शुगर जो सॉलिड में थी और शुगर जो एक्वस में चली गई, आप कह रहे हो ये वो स्टेट है जब शुगर सैचुरेटेड स्टेट में, ये शुगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में आ गया, तो आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम में आ गया। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गया। कैसे इक्विलिब्रियम में आ गया, जरा मैं एनिमेशन से दिखाता हूं कि जब आपने, ये कह रहा है कि शुगर जो सॉलिड में और जो शुगर एक्वस सॉल्यूशन में है वो इक्विलिब्रियम में आ गए। कब? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। जरा हम इसको समझें और ये डायग्राम की मदद से समझें कि किस तरह से इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। एक्चुअली जब आपने इसमें इस वाटर में शुगर डिसॉल्व किया तो आपको लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन असली में अगर मॉलिक्यूल को आप मैग्नीफाई करके देखा जाए तो जितनी जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है उसी रेट से यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स हमें लग रहा है कि ये स्टैटिक हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट दिस स्टेज बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और प्रोसेस डायनेमिक है। इस वजह से हम यहाँ पे अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें तो जिस रेट से क्रिस्टलाइज हो रहे हैं उसी रेट से ये डिसॉल्व भी हो रहा है। इस चीज को हम समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव शुगर से। ये रेडियो एक्टिव शुगर क्या होती है? रेडियो एक्टिव शुगर, जो शुगर का फॉर्मूला होता है, शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अगर उसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 ले लिया जाए, ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 से शुगर बनाई जाए, तो जो शुगर बनेगी वो रेडियो एक्टिव होगी। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आप जानते हो वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से अपने आप से रेडिएशंस इमिट होती हैं, अपने आप से रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो हमने जरा इसको समझे कि ये शुगर जो चम्मच में दिख रही है आपको, ये रेडियो एक्टिव शुगर थी और इस रेडियो एक्टिव शुगर को इसी सॉल्यूशन में डाला जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था, यानी कि पहले की नॉर्मल शुगर से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था। हमने इसमें रेडियो एक्टिव शुगर डाली। तो अगर इस मॉलिक्यूल हम देखें तो इसको और मैग्नीफाई करके तो दिखेगा कि थोड़ी देर बाद ये वाले जो शुगर मॉलिक्यूल है जो कलर वाले शो कर रहे थे वो यहाँ पे आ चुके होंगे, यहाँ पे, और ये जो कलर वाले यहाँ पे आ चुके होंगे। इसका मतलब ये पहले डिसॉल्व हुए, डिसॉल्व होने के बाद फिर क्रिस्टलाइज हुए। क्रिस्टलाइज होने के लिए कोई बहुत ही चूजी ये होते नहीं है, ये मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए, अब क्रिस्टलाइज होने गए तो यहाँ क्रिस्टलाइज हो गए, कुछ वहां भी गए कुछ यहाँ भी हो गए। तो यहाँ का पोर्शन कलर दिखने लगेगा, ये वाला जो शुगर का पोर्शन था जो व्हाइट था एकदम। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक नेचर का होता है, वो स्टैटिक नेचर का नहीं होता है। तो हम इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेशन से हमने समझा कि कैसा होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो, हमारा जो इक्विलिब्रियम का अगला टॉपिक है वो है कि किस तरह से लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम
कैसे एग्जिस्ट करता है, वो उसका एक एग्जांपल आपके सोडा वाटर्स है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दी जाए तो आपको ये जो इसका टेस्ट होगा वो फ्लैट दिखेगा। आपने देखा होगा कि आप कोको कोला या पेप्सी या जो भी आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अगर उसको उसकी बॉटल एक बार खोल दी और कुछ दिनों बाद पियो तो उसका टेस्ट वो नहीं रह जाता, वो आपका सोर टेस्ट उसमें से चला जाता है। जो आपको जो टेस्ट मिलता है वो टेस्ट चला जाता है। क्यों टेस्ट चला जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ यहाँ पे मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाती है और वो एसिडिक टेस्ट आपको आता है, जो आपको सोर टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है कार्बन जब जस्ट सोडा की बोतल खोल के पीते हो। लेकिन अगर आप इसके ढक्कन को खोल दोगे और यहाँ से फिजिंग साउंड से आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होती है, थोड़ी देर बाद ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकल जाएगी, तो वो टेस्ट नहीं रह पाता। या 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद उसी कोल्ड ड्रिंक को पियो तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इसमें से डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा था और इसको कंप्रेस करके इसमें डिसॉल्व कराई गई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो एस्केप हो जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों वाटर ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व करी जाती है, हाई प्रेशर पे क्यों डिसॉल्व की जाती है? इसके पीछे वही रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होती है तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाती है, और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर से मिलके कार्बोनिक एसिड बनता है, जो हमें सो टेस्ट देता है, जो हमें थोड़ा सा अच्छा फंकी टेस्ट देता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई तो हमको वो टेस्ट नहीं मिलेगा एंड आर कोल्ड ड्रिंक विल बिकम फ्लैट। सो हाउ इट हैपन्स, आपने जैसे ही सोडा वाटर की बोतल, आप जानते हो कि जब ये फैक्ट्री से बन के आई, मैन्युफैक्चर होके आई, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इसमें मिली हुई है। अब जैसे ही आपने इस ढक्कन को खोला ओपनर से तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होने लगती है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेशर में डिसॉल्व कराई गई थी। तो जब ज्यादा प्रेशर में डिसॉल्व कराई गई थी तो जब ढक्कन बंद था आपका, इसका मतलब जो उसके थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन खाली बचा रहता है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो इसका खाली बचा रहता है, वहां की कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व भी हो रही थी और वहां की कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रही थी और यहाँ की ये एस्केप भी हो रही थी। यानी ये बचे वाले पोर्शन में से एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था उस प्रेशर में। आगे चल के आप क्लास 12 में पढ़ोगे कि किस रेट से डिसॉल्व, यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ जो डिसॉल्व हो रही थी वो रेट ऑफ एस्केप के बराबर थी और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था। इसको समझने के लिए खैर हेनरी लॉ का पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हेनरी लॉ गैसेस को प्रूव करता है कि कितनी गैस, ये गवर्न करता है कि कितनी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। अभी आप पढ़ने की कोशिश ना करें, मैं पढ़ाऊंगा कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ ये गवर्न करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मास, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। तो हेनरी लॉ कहता है द मास ऑफ द गैस dissolved in given amount of liquid at any temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। यानी यहां पर कितना प्रेशर से वो डाली गई है, जितना ज्यादा प्रेशर से इसको हम प्रेशर ऊपर से कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी। आप ये देख रहे हो कि सोडा मेकर में ये सोडा मेकर आ रहा है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डिसॉल्व कराई जा रही है और यहाँ पे हाई प्रेशर में डिसॉल्व कराई जा रही है और ढक्कन बंद कर दिया जा रहा है। तो ये जो ये ओपन वाला पोर्शन है उसमें और इसमें इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसीलिए जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है इसके और इसके बीच में। इसी वजह से जैसे हम इसको खोलते हैं ये एस्केप कर जाती है। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि यहाँ पे कि गैसेस किस तरह से डिसॉल्व होती हैं। ये हेनरी लॉ गवर्न करता है कि द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन एनी लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। तो ये बात समझ में आ गई। और अभी आपके पास इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। तो पहला इक्विलिब्रियम है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड ओनली एट वन टेम्परेचर विच इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है, आपने कहा कि जो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है वो केवल और केवल मेल्टिंग पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम की तो नहीं है, ये पर्टिकुलर इस टाइप के इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है गैस और लिक्विड के बीच के इक्विलिब्रियम के बारे में। वो कह रहा है एट गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लिक्विड एंड
वेपर इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो, जो यहाँ का वेपर प्रेशर है दिखाई दे रहा है कि वेपर यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये मरकरी के बराबर, तो वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है इक्विलिब्रियम में। सही बात है, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ना बदला जाए तो, टेम्परेचर ना बदला जाए तो वो नहीं चेंज होगा, इसीलिए मरकरी का लेवल सेम है। यहाँ पे जो थर्ड आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, थर्ड प्रॉपर्टी में दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी है फिर से लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर ना बदला जाए तो सॉलिबिलिटी भी कांस्टेंट रहती है। आपने कहा कि यहाँ पे शुगर था, वो फर्दर और डिसॉल्व नहीं करता, इसीलिए जो लेवल है वाटर का वो उतना ही बना रहता है। दैट मीन्स एट गिवन टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब आप टेम्परेचर बदल दोगे तो और डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिसॉल्व होने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तीसरा जो आपने पढ़ा गैस और लिक्विड के इक्विलिब्रियम के बीच में, तो वहां पे आपने कहा कि जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना प्रेशर आपने एक्सर्ट किया है, जो हेनरी लॉ से गवर्न होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को इन्होंने प्रॉपर्टी में डाल दिया। लेकिन ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ेंगे, वो एक एक टाइप के इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम की वो ये है कि ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि वो क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। उससे भी पहले आप कहोगे वो रिवर्सिबल होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम तभी अटेन किया जा सकता है जब वो रिवर्सिबल हो, दूसरी सिस्टम क्लोज हो, नहीं तो यहाँ से जो अगर कोई चीज इवेपोरेट होगी निकल जाएगी तो वो रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये हमारी एक तरह से जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक पॉइंट में क्लोज वाला सिस्टम रखोगे। जो दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम ये दोनों तरफ से ये जो है वो एट इक्विलिब्रियम बोथ द अपोजिट टेंडेंसी अकर एट द सेम रेट, दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे इसमें हमने कहा था रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वो दोनों तरफ से चलता है, तभी इस्टेब्लिश हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। अब अगर हम इसके बाद की बात करें कि और क्या होता है, तो डायनेमिक होता ही है, हम कहते हैं कि सेम रेट से होता है और डायनेमिक होता है। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट ए गिवन टेम्परेचर दीज पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उसका वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और कंसंट्रेशन, उस सब्सटेंस की ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं। ये कैरेक्टराइज होते हैं इन पैरामीटर से कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझ में आई होंगी। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम के कि किस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं। हम इसमें भी ले सकते हैं कि अगर a प्लस बी मिलकर के c प्लस डी हो बन रहे हो तो बाद की बात करेंगे। यहाँ पे वही बात एट्थ प्रॉपर्टी में रिपीट की, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बोला कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट होती है। चलिए हम a प्लस बी की बात कर लें। मान लीजिए a प्लस बी बन करके c प्लस डी बन रहा है, तो जो a और b है उनको रिएक्टेंट कहा जाएगा और c और d को प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो आपने कहा कि तीन चीजें आपने सुनी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करे जा सके। जैसे कि आइस से, जैसे कि वाटर से आपने आइस बना लिया तो आइस से फिर से वाटर बन सकता है, तो वो रिवर्सिबल हो गया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि a प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है और c प्लस डी बन रहा है। तो धीरे धीरे आपने देखा कि a प्लस बी खत्म हो गया और c प्लस डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। आपने यहाँ पे देखा कि a प्लस बी जब रिएक्ट हुआ, आपने दोबारा आप देखिए इस चीज को कि इसी चीज को आप दोबारा देखिए आपकी स्क्रीन पे कि a प्लस बी जब ये घटा तो a प्लस बी जब ये a और b का लेवल है ये धीरे धीरे कम हुआ होगा और c प्लस डी का जो आप देखोगे ये जो पिलर बने थे वो बढ़ेंगे। तो a प्लस बी पहले इतना था, ये धीरे धीरे कम हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ गया, जब रिएक्शन होगा तो बन गया। लेकिन अब क्या होगा, c प्लस डी a प्लस बी में भी कन्वर्ट होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। अगर c प्लस डी रिएक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ये रिएक्टेंट थे वैसे ही ये प्रोडक्ट है रिएक्ट होने के बाद, तो अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, तो आप कहोगे कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। कब? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी a प्लस बी जितनी तेजी से c प्लस डी बना रहे हो उतनी तेजी से c प्लस डी मिलकर के a प्लस बी बना रहे हो, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है।
इक्विलिब्रियम अचीव होने की बात ये है, जो आपको चार खंभे कलर दिख रहे हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये एग्जाम में आता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा पहले इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक की है कि पहला उसकी डेफिनेशन ही लिख दीजिए कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा आप लिख दीजिए कि इक्विलिब्रियम तभी अचीव किया जा सकता है जब वो रिवर्सिबल हो। अगला, जब वो क्लोज सिस्टम में कराया जा रहा हो। अगली बात कि कंसंट्रेशन इनके, जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, ये जोड़ सकते हो। और आपको मैंने एक और बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। और आप ये भी लिखना नहीं भूलोगे कि हमें दिखता स्टैटिक है लेकिन होता वो डायनेमिक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी आपके लेवल, जो आपके नंबर में, वो ये जुड़ी कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट नॉट इक्वल। आप ये नहीं कहोगे कि जो रिएक्टेंट की, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको कहते हैं एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो निहायती गलत है, जो निहायती गलत है। कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद इनकी जो कुछ भी उस समय की कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ये A प्लस बी उस समय मिलकर C प्लस डी भी बना रहे होते हैं, उसी वक्त C प्लस डी मिलकर के A प्लस बी भी बना रहा होता है, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है, जितना A और B जुड़ करके C प्लस डी बना रहे होते हैं उतना ये दोनों जुड़ करके भी B प्लस डी बना रहे होते हैं, A प्लस बी बना रहे होते हैं। इनकी कंसंट्रेशन में फर्दर जो चेंजेस होते हैं वो रुक गए होते हैं। यहाँ पे रिएक्शन, इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अपनी अपनी थी, जो रिएक्टेंट की थी, वो कांस्टेंट हो गई होती है। आप ये नहीं कहोगे कि इक्वल हो चुकी होती है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में आपको दिख रहा है एनिमेशन से क्या बन रहा है और क्या घट रहा है। तो इसी के साथ साथ आपके साथ एक और चीज दिखाई जा सकती है कि अगर ग्राफिकल मेथड से हम समझें तो आप जैसे कहते हो कि शुरू में C प्लस डी था ही नहीं। अगर आपने, जैसे मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया खुले में, तो कैल्शियम कार्बोनेट, आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो CaO प्लस CO2 बनती है, तो ये निकल जाएगी। अगर क्लोज नहीं होगा तो CO2 निकल जाएगी, केवल और केवल कैल्शियम ऑक्साइड ही बचेगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप हो जाएगी और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो एक कैल्शियम सॉलिड जो है वो पीछे छूट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी चीज को मैं क्लोज सिस्टम में कराऊं, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा लेकर के और उस वेसल को मैं क्लोज में ले लूं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्केप करती हुई दिख रही है आपको, वो एस्केप नहीं होगी। और जब एस्केप नहीं होगी तब क्या होगा, आइए आपकी स्क्रीन पर हम इस बात को देखते हैं कि आपने यहाँ पे तो देख लिया कि आप इस क्रूसिबल में आप इसको हीट कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कैल्शियम ऑक्साइड पीछे रह गई। तो आप अभी तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, यानी कि ये आप इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर इसको क्लोज सिस्टम में लो आप, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा आपने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे इसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये मैनोमीटर जो है वो बराबर मरकरी का लेवल है। जैसे जब ये हीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाएगी, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO प्लस CO2 बना रहा था, थोड़ी देर बाद यहां से चूंकि CO2 एस्केप नहीं कर पाई तो वो भी बनाएगी। लेकिन जब CO2 बन रही थी तो वो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगा और धीरे धीरे ये वाला लेवल ऊपर जाएगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वही प्रेशर एक्सर्ट कर सक रही है, यानी धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। अगर लगातार बढ़ता रहता तो ये लगातार ऊपर 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 बढ़ता रहता है, लगातार नीचे नीचे आता। लेकिन थोड़ी देर बाद देखने पे मिलेगा कि ये इसका लेवल यहाँ कांस्टेंट हो गया, अब ये बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया। तो वही स्टेज जो आई, जरा हम इसको एनिमेशन से देखते हैं। इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटी, कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रेशर एक्सर्ट किया और ये यहाँ तक गया और ये लेवल यहाँ तक हो गया और अब कांस्टेंट हो गया। आपने देखा ये कांस्टेंट हो गया, ये मरकरी का लेवल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जितनी तेजी से ये टूट करके
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसी रेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो या ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इसको हम ग्राफ से समझें। जो अगर हमने एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया ग्राफ टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछा जाता है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर और टाइम के साथ हम देखेंगे। तो मान लीजिए जीरो, शुरू में जीरो किसकी कंसंट्रेशन होती है? प्रोडक्ट की। तो नीचे से जो ग्राफ जाएगा वो प्रोडक्ट का जाएगा और शुरू में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है? रिएक्टेंट की। शुरू में आप रिएक्टेंट लेते हो तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, तो नीचे ग्राफ इस ऐसे नीचे आएगा। किसका? रिएक्टेंट का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आएगा। जरा देखिए कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप देख रहे हो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और लाल वाला ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट होता है वो धीरे धीरे घट रही है। टाइम बीता चला जा रहा है, बीता चला जा रहा है, बीत रहा है और बीतने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि दोनों की अपनी जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो कांस्टेंट हो गया। आप देखो अब बढ़ना इसका खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब ये कांस्टेंट हो रहा है और इसका भी घटना, रिएक्टेंट का जो घटना है रेड वाला वो ग्रेजुअली इस लेवल पे आ गया कि अब ये एकदम कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, इस एकदम स्ट्रेट लाइन चली गई। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ना ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है, ना इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ये बात आप ऑलरेडी देख चुके हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो आपने देखा कि क्या मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हो गया कि इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने इसको देखा कि अगर हाइड्रोजन गैस ले लो और आयोडीन गैस को रिएक्ट कराएं तो 2HI गैसेस बनता है। आपको ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस सफेद वाले से दिखाया, आयोडीन गैस वॉयलेट वाले से दिखाया। जब ये रिएक्ट करते हैं क्लोज वेसल में तो HI बनता है, HI बनता है। तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो आप ये देखोगे कि धीरे धीरे H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ पर HI की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इस एनिमेटेड वीडियो में ये जो HI लिखा आएगा वो गलत लिखा है। यहाँ पे HI की कंसंट्रेशन ये है, ये HI नहीं है, HI ये है। तो HI की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और थोड़ी देर बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब इनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी। यानी जितने H2 और I2 मिलके HI बना रहे हैं उतने ही HI टूट करके H2 और I2 बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देख रहे हो कि कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस टाइम के बाद इसका लेवल चेंज होना बंद हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ग्राफ आपके सामने है, यहां तक आप पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसकी तैयारी करेंगे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।